डॉक्टर आदिल नजम साहब, आप बताइएगा हमें, अब आप आगे मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ क्या देख रहे हैं? अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो टेबल के ऊपर ऑप्शंस हैं, और उनमें से आपके ख्याल में बेहतरीन क्या है? इतनी मेरे में अगर गलती है कि मुझे पता होता कि आगे क्या होने वाला है तो मैं इधर थोड़ी बैठा होता। लेकिन पहला तो मुझे तशवीश ये है कि इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिजॉल्व करने का इंटरेस्ट किसी को नहीं है। अच्छा। ना असद को है, ना तुर्की को है, ना अमेरिका को है, ना इसराइल को है। जिस चीज़ को रिजॉल्व करने का थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, और यकीनन होगा, वो ये जो करंट सिचुएशन है उसको मैनेज करने का इंटरेस्ट होगा। सो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट तो किसी का नहीं है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये है कि अच्छा यार ये चलता रहे। दूसरी मुझे तशवीश ये है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, मेरे ख्याल में हम कई बार जो है ना, बहुत बड़ी ताकतों को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे देते हैं कि उनके पास बड़ी पावर होती है। बहुत सारी तारीख अहमी हो जाती है। जब वो हो जाती है तो उसके बाद मेरे जैसे प्रोफेसर जो है ना, उस पे भी कहानी डाल देते हैं कि यार ये इसलिए हुआ, उसलिए हुआ। इसलिए अहमी हो जाती है कि हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं दूसरी जगह, यूक्रेन में होते हैं, इसराइल में होते हैं, सऊदी अरेबिया में होते हैं। एक मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा, जो हम फॉरवर्ड लुक करते हैं, तो एक लफ्ज जिसका अभी तक जिक्र नहीं आया, मेरे ख्याल में हम सुनेंगे बहुत ज्यादा अनकरीब, और वो है ड्रग्स। कि अगर जो भी इंटरवेंशन होगी, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, तो आप सडनली आप सुनेंगे कि जनाब सीरिया जो है वो रीजन में ड्रग्स का गढ़ हो गया, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, उसमें गलत बयानी नहीं है। और सऊदी अरेबिया भी उसकी तरफ से आएगा, दूसरे भी आएंगे कि जनाब इसको मैनेज करने की एक वजह ये है कि ये इस सारी कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, जैसे हमें याद है ना, अफगानिस्तान में भी ऐसे ही था, और शायद है भी, लेकिन सो जब जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो रूल ऑफ लॉ ब्रेक होता है, रूल ऑफ लॉ ब्रेक होता है तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जो नहीं होनी चाहिए, वो वहां शुरू हो जाती हैं। सो एज बोथ एज ए रियल इशू और एज एन इशू जिसकी जो वजह बन सकती है किसी किस्म की इंटरवेंशन को, बड़ा ज्यादा लफ्ज इंटरवेंशन का मतलब ये नहीं है कि कोई कूद पड़े, इंटरवेंशन का मतलब ये है कि उसको मैनेज करने की कोशिश की जाए। हाँ, तो वो एक चीज आपको जरूर आएगी। यकीनन प्रोबेबली आपको यूरोप से भी और यूएन वगैरह से, बड़ी ताकतों के हवाले से एक किसी किस्म का गुफ्तगू नजर आएगी कि यार इसको रोक देना चाहिए, मैनेज कर देना चाहिए, सीरिया के अवाम को खुद मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसकी शक्ल क्या होगी, मुझे नहीं नजर आता कि कोई पार्टी ऐसी है जिसका इंटरेस्ट है कि यार इसको हल करो इस वक्त, या जिसके पास वक्त है कि इसको हल करो इस वक्त। आप गजा को नहीं कर सके तो सीरिया को कहाँ करेंगे? तो ये मैनेजमेंट जो है ये किस फॉर्म में हो सकती है? क्या क्या कहेंगे जो स्टेटस को है, यानी जहाँ तक बागी ग्रुप्स हो गए वहाँ तक कर लो, या कोई सेटलमेंट हो सकती है, और अगर वो सेटलमेंट होती है तो उसकी शक्ल क्या होगी? अगर एक लफ्ज में कहूँ तो प्रॉब्ली कंटेनमेंट की तरफ होगा रादर देन रेजोल्यूशन। कि जो जो इस वक्त एक तूफान है उसको कंटेन कर लो, मैनेज कर लो, रादर देन के उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए जितनी आपको एक पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए वो कोई खर्च करने की कोशिश उसके पास नहीं है। और आपने सवाल भी बिल्कुल सही पूछा कि जो सो कॉल्ड मुसलमान दुनिया है, वैसे तो मुझे नहीं पता ये कहाँ होती है मुसलमान दुनिया, किसी दिन मिलूंगा मैं भी इससे, लेकिन जो भी है मुसलमान ममालिक खित्ते के, वो तो उस फ्लक्स में है। अगेन आई गो बैक टू दिस थिंग कि हम एक तारीखी दौर में हैं जहाँ जो दुनिया की बिसात है, जिसका ये सेंटर है, वो इस वक्त बिखरी हुई, और ये उस बिखराव का एक रिजल्ट है rather than एक चाल उस बिसात में। फैसल, अभी आपने कहा कि तकरीबन 65% एरिया के ऊपर काबिज हो चुके हैं और फिर आगे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं बागी फोर्सेस। अगर जैसे आदिल नजम साहब की बात के ऊपर ही बिल्ड ऑन करके आगे चला जाए कि जैसा है वैसा ही कंटेन कर लिया जाए, ये 65% एरिया बागियों के कंट्रोल में होना, कुछ फीसद असद के कंट्रोल में होना, क्या ये वर्कआउट करता है तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए? मैंने कहा था कि टर्की के 65% बॉर्डर पर ऑलरेडी कुर्द पावरफुल हो चुके हैं। ओके ये मैंने कहा था। जो फोर्स है, मैं इसकी बात कर रहा था, जो ये है जो सीरिया का है तो तहरीर शाम, ये अभी इतने एरिया पर काबिज नहीं हुए, लेकिन ये अहम तरीन रोड के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो गए हैं। अब ये है कि डेफिनेटली आई विल एग्री विद दिस कि आपको कंटेनमेंट ही करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि वहां पर सिर्फ ड्रग्स का कारोबार तो इस वक्त भी हो रहा है, जोरों पर है। उसके बाद ये कि जो कुर्दिश एरिया है नॉर्थ में, उसके पास तेल है, तेल उस एरिया में है। तो क्या कुर्दिश जिन्होंने उस एरिया में कुछ स्टेबिलिटी दी है, जो टर्की को तो कबूल नहीं है लेकिन अमेरिका को तो कबूल है, वो
तो अब ये है कि जो प्लेयर अपने अपने इन पांचों एरियाज में से जितने जितने ज्यादा एरिया पे कंट्रोल रख सकता है, मेरा ख्याल है कि इसी तरह कंटेन करके कोई ना कोई बात होगी। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी कतर में, दोहा में एक पीस मीटिंग चल रही है। वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जो इनिशियल गुफ्तगू कर रहे हैं। जाहिर है जब बात स्टार्ट होती है तो एकदम से आप शरायत नहीं लेके आते, लेकिन इस वक्त वहां लोग मौजूद हैं, रशिया और टर्की के लोग हैं, तालिबान ईरान के भी शायद हों, वो इसी पर बातचीत कर रहे हैं कि इसको रोकना कैसे है और अपने लोगों को एवैक्यूएट कैसे करना है। बशारुल असद की जहां तक बात है, मेरा ख्याल है कि जब तक कोई डील नहीं हो जाती उनको दमिश्क में बचाया जाएगा, क्योंकि अगर आपने उनको गिरा दिया, अगर या उनको गिरने दिया, तो उसके बाद तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। जो फोर्सेस हैं इस वक्त जो रेबल कर रही हैं, आप इन पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते हो, और अगर ये वहां तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि फिर तो आप इसको सुलझा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि बशारुल असद बेशक टायरेंट है, जालिम है, लेकिन वो एक रैशनल प्लेयर के तौर पर खेल रहा है वहां। और एक और बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जब जिन कौमों की हिस्ट्री खून से लुथड़ी हुई हो, वहां इतनी जल्दी कंसेंसस हो नहीं पाता। यही बशारुल असद के वालिद ने इसी M5 पर, जो अभी लास्ट इन्होंने शहर टेक ओवर किया है हमा, 82 में इन्होंने यहाँ मैसेकर किया था। अभी आप गजा में बात करते हैं, 40-43 हजार लोग मारे गए हैं। इन्होंने उस शहर का घेरा डाल के 2 फरवरी से 28 फरवरी तक 1982 में 40,000 के करीब लोग मार दिए थे। इट कैन बी एग्जैजरेटेड, लेकिन 27,000 से 40,000 का फिगर ह्यूमन राइट्स सीरिया वाले इसका देते हैं। और उनको बंद करके और 1 लाख लोगों को वहां से निकाल दिया था। मुस्लिम ब्रदरहुड की वो एक अपराइजिंग थी, वो थोड़े से लोग थे, लेकिन इस तरह इसको बुरी तरह उन्होंने क्रश किया था। रफ़तुल असद इनके चचा थे जो अब हुक्मरान है। तो इसमें बहुत सा खून है, बहुत रंजिशें हैं। जो आपने देखा कि उसके तेहरीर शाम के जब लोग आए इन शहरों में, तो लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हॉर्न बजा रहे थे, तो वो कोई उसकी तेहरीर शाम के बहुत मद्दाह नहीं थे। असल में उनके बड़ों ने जो जख्म खाए थे, तो उसकी शिकस्त पे, अपने दुश्मनों की शिकस्त पे थोड़ी जश्न मना रहे थे। इसलिए ये इतनी जल्दी सेटल नहीं होगा। ये एक नया दलदल खुल गई है, एक गिरा खुल गई है। तो आप समझें कि एक पार्टी शुरू हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जंग आपको बड़े बड़े ग्रुप्स जो अपने अपने एरियाज को हैंडल कर सकें, बस वहां आपको एक कंटेनमेंट पॉलिसी, जैसे आदिल साहब ने कहा, उसी तरह इसको एक फ्रीज कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर इसको लेके चलना पड़ेगा। हल इसका कोई नहीं। आदिल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वन सेंटेंस कि इंटरवेंशन हमने, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं अपने इलाके से और अपनी हमारा अफगानिस्तान खुसूसन और दूसरे हमारी पड़ोसियों से। इंटरवीन करने का एक तरीका ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि आप जो 2 साइड्स आपको इस वक्त नजर आ रही हैं उन्हीं की किसी साइड पे चले जाएं, कि असद पे या तहरीर शाम पे। एक तरीका ये होता है कि आप तीसरी साइड एक ले लेते हैं, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड रेबल ग्रुप्स हैं, ये कौन सी कोई बहुत मुअज़्ज़म सॉर्ट ऑफ यूनाइटेड फ्रंट है। इनकी जो डिवीजन्स हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं, बल्कि उससे ज्यादा हैं जो बाकी शाम की हैं। सो इंटरवेंशन का एक तरीका ये भी होता है कि आप किसी और को जो है स्ट्रेंथन कर देते हैं, ताकि एक स्टेबल इंस्टेबिलिटी रहे। मीनिंग कि जैसे यहाँ पे कौन हो सकता है वो तीसरा? आई डू नॉट नो, लेकिन बहुत से ग्रुप हैं और अमूमन ऐसा होता है कि जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होता, उसको सडनली जो है ना मुहैया होना शुरू हो जाते हैं पैसे भी और हथियार भी, और वो राइज हो जाता है। अगर आपको याद हो, जब अफगानिस्तान का सोवियट्स उधर थे, तो ग्रुप्स जो थे वो कहीं से निकलते थे, सडनली बड़े हो जाते थे, बिकॉज आपको कुमक चाहिए होती है। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि मेरे पास कोई खबर है कि कौन होगा। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि इस किस्म की जो सिचुएशंस हैं, वो तारीख हमें ये बताती है कि वो एक स्टेबल इंस्टेबिलिटी की तरफ भी कहीं जा सकते हैं। हमारे लिए सोचने वाली बात ये है कि जो भी होगा उसका कुछ ना कुछ मलबा जो है किसी न किसी तरीके, वो कभी वो ड्रग की सूरत में आएगा, कभी वो रीजनल स्टेबिलिटी की सूरत में आएगा, कभी वो जो हमारे सो कॉल्ड दोस्त हैं उनकी डिस्ट्रैक्शन में आएगा।